हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है सीजी एसआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। इससे पहले एसआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीएस के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पहले से कवर कराए जा रहे थे। चूंकि व्यापम द्वारा सिलेबस जारी कर दिया है तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एमसीक्यू को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पेपर तक याद है ना, आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है लगातार आपका आते रहेगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं कौन सा आपका कंप्यूटर संबंधी याद कुछ क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। संचार प्रोटोकॉल, संचार का मतलब क्या होता है, एक जगह चीजों से लेकर दूसरे जगह पहुंचाना क्या कहलाएगा, संचार कहलाएगा। पहला आपका WWB नहीं, ये तो नहीं है, ये तो वेब है एक प्रकार का। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपका ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद रखना। ये जो प्रोटोकॉल है याद रखना क्या करेगा, ये किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, मतलब हम जैसे लिखते हैं, हम जैसे मान के चलो लिख दिया सीजी व्यापम, मैं लिख दिया सीजी व्यापम, तो सीजी व्यापम जैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो ये रिक्वेस्ट मैं करूंगा तो उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा और जो वेब पेज है सीजी व्यापम का जो साइट है उसको मेरे सामने लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये संचार का तो नहीं है। दूसरा है आपका FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये जो है कोई भी फाइल को डाउनलोड करने में, अपलोड करने में, डिलीट करने में, कॉपी करने में, मूव करने में, रीनेम करने में, इसके लिए क्या करता है, आपका काम करता है। ये डाटा ट्रांसफर को इनेबल करता है और इनेबल के लिए यूज करता है कि उसका आपका टीसीपी है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और स्लैश करके आईपी लिखा, मतलब इसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है। डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वो कौन सा है आपका, वो है आपका टीसीपी, मतलब आपका ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देता है, तो याद रखना ये देता कौन सा आपका www.localshops.com। ठीक, इतने को याद रखना। एक ऐसा तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस ऑपरेशन का दुरुपयोग करके नेटवर्क पर हमला करता है। ठीक है, तो याद रखना ऐसा जो काम है ना, ये कहलाता है आपका स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है कि आपके आईपी एड्रेस के द्वारा जो है जो नेटवर्क रहता है, ये समझ लो हैकिंग का जो काम है ना वो आपका ये है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक कंप्यूटर वायरस जो आम तौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है, याद रखने क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा होस्ट, क्या कहलाएगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, इतने को आपको याद रखना है, होस्ट प्रोग्राम। इसके अलावा याद आपका ट्रोजन हॉर्स भी पढ़ना है, पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन थे। अगला हम देखते हैं कौन सा आपका हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची नहीं है, याद रखना नहीं है पूछ रहा है। तो ये एक बात बता दूं, कंज का मतलब याद रखना क्या होता है आपका कमल, ओके, और इसी का मतलब होता है आपका ब्रह्मा, ओके, और इसका मतलब साथ में याद रखना होता है आपका अमृत। तो कौन नहीं है, तो याद रखना मदिरा जो है वो आपका कंज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर, याद रखना यहाँ पर है ना, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं। ठीक है, देखो तो प्रयत्न के आधार पर पहली बात याद रखना, प्रयत्न के आधार पर दो है। एक की बात करोगे तो एक है आपका अभ्यांतर, एक का मतलब क्या है, एक का नाम क्या है आपका अभ्यांतर है, और दूसरा का मतलब क्या है आपका बाह्य। अब अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद है, तो इसके आधार पर 5 भेद है, और बाह्य अभ्यांतर के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद है, तो वर्णों के भेद है 11। कौन कौन सा है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वारित। तो ऐसे टाइप के टोटल 11 भेद हैं। चूंकि ऑप्शन में 11 भेद नहीं दिया गया है तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सोर्स क्या है इसका, तो इसका सोर्स है एनसीईआरटी का बुक, जो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसमें मैं डाला हूँ, आप चाहो तो देख सकते हैं जाके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। शास्त्र की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है ना। शास्त्र की कोई बात चल रहा है, शास्त्र की बात में कविता का दखल समझना, कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का स्वनाम, यह तो सर्वनाम है पता है, लेकिन यहाँ पर जो यह है ये एक का दूसरे के साथ संबंध बता रहा है, मतलब याद ना ये कौन सा वाचक सर्वनाम है, तो याद ना संबंध वाचक क्या है आपका, सर्वनाम है। ठीक है, अगला देते हैं। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो याद ना दोहा में जिस मानो 4 चरण होते हैं कोई भी चीज़ के, 1 2 3 4, 4 चरण है। तो देखो इसको बोलेंगे पहला, इसको बोलेंगे दूसरा, फिर 3, फिर आपका 4। देखो तो ये देखो ये जो है ना ये दो, ये सम है, ये सम संख्या है,
और ये क्या है आपका विषम संख्या है। तो याद रखना इसमें जो प्रत्येक चरण मतलब इसमें जो विषम है, विषम में याद रखना टोटल 13 मात्रा होते हैं और सम में याद रखना कितना होते हैं आपका 11। तो मतलब विषम में क्या होगा ये, तो एक मतलब पहले में होगा कितना 13 मात्रा, सम में कितना होगा 11, फिर कितना होगा 13, फिर कितना होगा 11, मतलब 13 11 13 11 13 11, मतलब इसका उत्तर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए। और याद रखना दोहा का जो उल्टा है, दोहा का उल्टा याद रखना क्या कहलाएगा, दोहा का उल्टा कहलाता है आपका सोरठा। ठीक, इतना याद रखना। और छंद के साथ साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा, चौपाई। चौपाई के बारे में देख लेते हैं। चौपाई में याद रखना प्रत्येक चरण में 4 जो चरण होते हैं ना, प्रत्येक चरण में याद रखना 16 क्या होता है आपका मात्राएं होता है। तो इस मात्राओं को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। कोई जो धन है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 ये होता है। साधारण ब्याज की दर से, दर दिया नहीं है ना, 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है, दोगुना। मान के चलो 10 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है, मतलब मान के चलो मेरे पास मैं लेता हूँ 100 रुपया, है ना, दर मेरे को पता है क्या नहीं, समय कितना बोल रहा है 10 वर्ष बोल रहा है, बटा होता है आपका 100, दोगुना हो जा रहा है। कितना हो दोगुना, मतलब 100 का दोगुना कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, 100 का दोगुना 200। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बोलोगे, यहाँ पर अगर बोलोगे तो ये कट जाएगा 100, ये कट जाएगा 100, ये 10 क्या हाँ का आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसका प्रकार आर कितना आएगा, आर कितना परसेंट आ गया आपका 20%। तो मेरे पास याद ना आर का जो वैल्यू है, आर कितना परसेंट आ गया 20%। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा, मतलब कि जो मेरे पास जो 100 है, ठीक है 100, ठीक है, पता तो चल गया मेरे पास रेट कितना है, मेरे पास आपका 20%। कितने वर्षों में, तो इसी को तो निकालना है, तो अपने को टाइम को अपने को निकालना है, बटा क्या है आपका 100, 4 गुना हो जाएगा, मतलब 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा 400, ये 400 आ गए। ये 100 खत्म, ये 100 खत्म, 20 को क्या कर दो इसके नीचे मिला दो, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, मतलब 20 वर्षों में याद रखना ये जो पैसा है, 20 वर्षों में ये जो पैसा है कितना हो जाएगा 4 गुना, मतलब आपका 400 हो जाएगा अगर 100 का एग्जाम्पल ले तो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये की धनराशि 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, मतलब 500 जो रुपया है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो बोल रहा है कि, है ना, तो बोल रहा है 24 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे। ठीक, तो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो पहला चीज़ ये है कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला की बात है, तो एकदम नॉर्मल जानते हैं। ए बराबर क्या है आपका पी, ओके, ए बराबर पी अपॉन 1 प्लस आर बटे क्या है आपका 100 और पूरे के घात में है आपका टी, आपका ये है। ठीक है, आपका ये है तो, ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। अब यहाँ पर है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 की धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती, मतलब ये होगा ए, मतलब होगा आपका 1000 होगा, 1000 होगा, है ना। पी को नीचे ला सकते हैं, तो पी को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। ओके, अब इधर क्या बचा, इधर बचा मेरे पास आपका 1 प्लस आर बटे क्या हो गया आपका 100 अपॉन यहाँ पर क्या हो गया 6, ये हो गया 500 एकम 500, देखो पी नीचे आएगा ना, पी नीचे 500 एकम 500 और 500 दूनी कितना हो गया आपका ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका टोटल जो है, मतलब ए 1 प्लस आर बटे 100 कोष्टक बंद 6 बराबर कितना आया मेरे पास आपका 2 आया। इसको मान के चलता हूँ मैं, इसको मान के चलता हूँ, समीकरण नंबर आपका 1। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो 24 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा, तो फिर से वही सूत्र लो, है ना, क्या होगा ए बराबर क्या होगा आपका पी, फिर क्या होगा 1 प्लस आर, है ना, आर बटे मेरे पास क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ए को तो निकालना है, तो अपने को ए को तो निकालना है अपने को, तो ए को निकालते हैं अपने। पी कितना दिया है, पी दिया है मेरे पास कितना दिया है आपका 500, तो बी दे 500। उसके बाद क्या दिया है 1 प्लस दिया है मेरे पास आपका आर, क्योंकि आर का परसेंट तो दिया नहीं है, आर बटा मेरे पास क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है, ये कोष्टक बन 24 है। अब 24 को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको पूरा ब्रैकेट के, है ना, यहाँ पर कर सकता हूँ मैं 6 कर सकता हूँ, इसको 6 और 4 को मैं लिख सकता हूँ बाहर में, तो 6 चौक क्या आ जाएगा 24। देखो 6 को चौक 24 आ जाएगा, 6 चौक 24। अब देखो ये इतने का जो मतलब है, जो बड़ा वाला जो कोष्टक है, इस कोष्टक के अंदर देखो इतने का मतलब क्या है, इतने का मतलब देखो मेरे पास 2 है, ये है ना, देखो इतने ये है इधर, इतने का मतलब मेरे पास क्या है 2, तो इतने के इसको हटा के इसके बदले में 2 लिख सकता हूँ, मतलब मैं लिख सकता हूँ ए बराबर 500 गुणा 2 की घात मेरे पास क्या है 4। अब इसको वाले 2 को 4 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणित 500, तो 16 पंच कितना हो जाएगा 80, मतलब टोटल आपका 8000
24 वर्षों में याद ना ये 500 रुपये कितना हो जाएगा 8,000। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो इसका उत्तर आ जाएगा कौन सा आपका ए, ऑप्शन ए 8,000। ठीक, अगला 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्त इतना इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरा अंक क्या होगा। एक सिंपल सा एकदम फार्मूला है। एक है आपका HCF, इसका फार्मूला HCF इंटू याद ना LCM का मान जो दिया है बराबर एक संख्या इंटू क्या दिया है आपका दूसरा संख्या। ठीक है, तो देखो मेरे पास HCF का जो मान दिया है कितना दिया है 5,083 इंटू LCM का मान मेरे पास कितना दिया है 23 बराबर पहली संख्या मेरे पास क्या है 391 इंटू मेरे पास दूसरा संख्या कुछ नहीं तो माने चलो x है। 391 को हम नीचे लाएंगे 391। अब क्या करो, आपका काम है दोनों को क्या करना, गुणा करना और 391 के साथ भाग देना। तो इसका उत्तर आ जाएगा कौन सा आपका, जो भी आ जाएगा उत्तर आप लोग देख लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मैथ्स का 0.0081 की घात 1/4 है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 4 यहाँ पर लिखे मतलब कुछ ना कुछ है। तो याद ना यहाँ पर जो 81 है ना 81 यहाँ पर क्या कहते, देखो थोड़ा दिमाग लगाना। जैसे मान चलो मैं 0.3 है, इसको अगर मैं 4 बार गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 81, इतना आएगा। 4 बार गुणा करूँगा तो ठीक है इतना आएगा, है ना। इंटू 1/4 है तो 1 बटा क्या करेंगे 4 करेंगे, अपॉन फिर करेंगे तो 16 है। तो 16 को और थोड़ा दिमाग लगाओ, 0. अगर मैं 2 करता हूँ, इसको अगर मैं 4 बार गुणा करूँगा तो इतना आएगा, इतना आएगा इतना आएगा, समझ रहे हो। ओके, अपॉन 1 बटे क्या करता हूँ मैं 4 ऐसा करता हूँ, क्योंकि तो ये तो जस के तस है। तो यहाँ से 4 कटेगा, यहाँ से 4 कटेगा, ये 4 कटेगा, ये 4 कटेगा और इंटू यहाँ पर क्या है पॉइंट क्या है आपका 5। अब 0.5 का क्या होगा गुणा होगा, तो 0.5 का माने चलो इसके साथ गुणा करता हूँ तो 0.3 पंचे क्या हो जाएगा 15 अपॉन नीचे में क्या बचा, नीचे में पता 0. आपका 2। अब दोनों भाग दे, दोनों भाग दूंगा तो क्या आएगा 0.75 आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, इतने को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ सामान्य तार्किक आपका योग्यता। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है यदि गोरख को कुड़ शब्द में मैं ऐसा लिखता हूँ, श्याम को मैं ऐसे लिखता हूँ, तो बताओ कृष्णा को कैसे लिखूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, गोरख ABCD में देखोगे ना तो जी जो है ना वो 7वें नंबर में आएगा। जी जो है 7वें नंबर में है, इसलिए 7 लिखा है। ओ की अगर बात करें, ओ याद रखना, ओ जो है याद रखना ये 15 नंबर में आएगा। और 5 1 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास आपका 6। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, वैसे ही अगर देखोगे तो है ना आर के देखोगे तो आर मतलब 18 नंबर में आएगा। 18 में आएगा और 18 में 1 8 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास आपका 9, तो 9 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ए कितना है आपका 1, ए की बात करें तो ए है ना, ए कितना है आपका 1, तो आपका ये 1 है। वैसे देखो के की अगर बात करें तो के मतलब क्या, यहाँ पर के ये यहाँ पर के कितने आ रहा है 2 में, तो के का मतलब क्या होगा 2, के का मतलब 2। आर यहाँ पर कितना आ रहा है, आर का मतलब 9 है, तो आर का मतलब क्या हो जाएगा 9। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब दिया नहीं है, इसमें आई का मतलब दिया नहीं है, आई का मतलब नहीं दिया है। लेकिन अगर ABCD में जाओगे याद रखना तो जो आई है याद रखना ये 9 नंबर में आएगा, तो आई का मतलब हो गया 9। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, यहाँ पर एस का अगर मतलब देखोगे तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, देखो तो एस का मतलब यहाँ पर अगर देखोगे कृष्णा, यहाँ पर क्या है आपका कृष्णा, यहाँ पर दिया है आपका श्याम, SHYAM क्या है आपका शाम। एस का मतलब भी एक दिया है, एस का मतलब भी एक दिया है और ए का मतलब भी एक दिया है, तो इसका मतलब होगा आपका 1। तो इसका जो उत्तर आएगा 2991 मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका ये। समझ रहे हैं बात को भैया इतना जी। ओके, तो इतने को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ओके, ये जो याद रखना आपका जो क्वेश्चन है इसको आपको ठीक है थोड़ा सा अपने से सॉल्व करके देखना, इसको बना के देखना कितना आपसे बनता है। ठीक है जी, ओके, इसको थोड़ा आपको कमेंट में इसको आपको उत्तर को देना है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा हिंट कर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 3 बूंद की है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 4 बूंद की होगा, तो 4 है, 4 है। ठीक है, इसका मुंह ऐसा है, इसका मुंह ऐसा है, फिर इसका मुंह ऐसा है, तो इसका मुंह ऐसा होगा, तो इसका मुंह ऐसा, तो ये वाला तो कट जाएगा। तो आप खुद से कोशिश कीजिएगा एक बार बनाने का, पॉज करके। ठीक है, देख लेना। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, उपरोक्त प्रश्न में से कौन सा इसका आंसर है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा गहन चिंतन है, कुछ खास नहीं है, ध्यान सुनिए। अब देखो यहाँ पर ये वाले पॉइंट को देखो, ये वाले कोने को देखो, ये वाले कोने को, ये वाले कोने को देखो, ये वाला कोना इसमें है, फिर ऐसे घूम के इसमें आ गया ये, फिर ऐसे घूम के इसमें आ गया। अब ये फिर ऐसे घूमेगा तो इसमें नहीं आएगा यार, इसमें आएगा मतलब याद ना आपका। ठीक है, इसमें आएगा। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कोना है इसमें आपका 2 है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर और बढ़ रहा है और यहाँ पर जाएगा तो और बढ़ जाएगा, मतलब याद ना ये तो हो ही नहीं सकता इसका उत्तर, ये भी नहीं हो सकता, या तो हो सकता है आपका तीसरा, या तो हो सकता है आपका चौथा, ये हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं उसके बाद। अब देखो ये वाला जो फूल है, ये फूल की बात करना, फूल को देखना, फूल को देखना,
फूल यहाँ है, दूसरे वाले बीकर में यहाँ चले गया, तीसरे वाले बीकर में यहाँ जाएगा, चौथे वाले बीकर में वहाँ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर है ये, दूसरे में यहाँ पर आ गया, दूसरे में है ना, दूसरे में देखोगे है ना, अभी है ना, ये तो यहाँ पर है, दूसरे में यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर आ गया, तीसरे में यहाँ पर आ जाएगा, चौथे में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। समझ रहे बात को जी? ठीक है, देखिए एक यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद अगले जो क्वेश्चन रहेगा उसमें यहाँ पर दिखाएगा, और लास्ट में कहाँ पर रहेगा आपका, यहाँ पर। तो कुल मिला के अगर बोलोगे थोड़ा जमाना, दिमाग लगाना, इसका उत्तर आ जाएगा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला आ गया आपका जीएस का क्वेश्चन आ गया। भूदान, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन क्या हुआ था आपका प्रारंभ किया था? तो याद रखना, भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वर्ष 1951 में, डेट भी याद रखना, और करने वाले का नाम क्या है? तो करने का नाम है आपका आचार्य विनोबा भावे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार याद रखना, आपका पूछ चुका है आपका इसको। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो याद रखना, मानव भूगोल के जो जनक है, मानव भूगोल के जो याद रखना आपका जनक है, ये फ्रेंच एक साइंटिस्ट है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है विडाल डिलॉ बॉलॉश, है ना, याद रखना। ये याद रखना, फ्रेंच क्या है आपका, फ्रेंच के आपका ये है। याद रखना, मानव भूगोल के याद रखना सांस्कृतिक भूगोल भी बोलते हैं, क्योंकि संस्कृति के बारे में, मतलब मानव की उत्पत्ति से लेके, है ना, मानव की उत्पत्ति के बारे में इसमें आपका अब बताया गया है, तो इसको है ना, मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल भी कहा जाता है। खोजकर्ता कौन है आपका? विडाल डिलॉ प्लॉस। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सबको पता है, याद है ना, बॉम्बे हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खनिज से टॉपिक संबंधित। और जो बॉम्बे हाई है, देखो भारत का नक्शा देखोगे तो बॉम्बे हाई ये तरफ है, और इस तरफ वाले एरिया में, इस तरफ वाले एरिया में इधर आपको जाओगे तो गुजरात के जो है, ठीक है, तो इस तरफ एरिया में याद है ना, पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा क्या है आपका खनिज, पेट्रोलियम खनिज के लिए आप क्या है आपका फेमस है, कौन सा आपका? ये बॉम्बे हाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बागानी फसल है, कौन सा आपका बागानी फसल है ना, कौन सा बागानी फसल है? तो याद ना, इन चारों ऑप्शन में धान खरी फसल है, गेहूं रबी फसल है, ये जायद फसल है, और ये क्या है? चाय। याद रखना क्या है? बागानी फसल है। इसके अलावा चाय के अलावा जो है आपका बात करोगे तो कहवा है, कहवा। ओके, उसके अलावा अगर बोलोगे तो दूसरा बोलोगे तो क्या है आपका? नारियल है, नारियल। नारियल के अलावा है आपका रबड़, रबड़ के अलावा आपका इलायची। समझ रहे बात को? तो ये सब है। ठीक है, इतने को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आपका। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ के जीएस क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है ना? आप लोग ना वीडियो को पॉज करके बनाए कीजिए। तो याद ना, भिलाई जो स्टील प्लांट है, इसके लिए ट्रिक है, जैसे नॉर्मल बीरू, बी से आपका भिलाई, और रू से कौन सा आ जाएगा आपका? रूस, हाँ सॉरी, है ना, इसका जो वो आ जाएगा, है ना, किस देश के सहयोग से याद रखना इसको आपका वो किए थे। तो याद रखना ये किए थे किसके सहयोग से? आपका रूस, सोवियत जो रूस है, रूस देश के सहयोग से क्या देना इसको आपका स्थापित किया गया था। कब किया गया था? ना 1955 में। ओके, कौन से पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय, सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ओके, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, सीकासेर बांध का जो निर्माण है, याद रखना ये हुआ था कौन सी नदी पर? ये हुआ था आपका पैरी नदी पर। याद रखना इसका जो निर्माण है ये किया गया है। ठीक है, पैरी नदी पर। और इसमें से याद रखना, जो सीकासेर बांध है, इस सीकासेर बांध में याद रखना आपका 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें 2 यूनिट लगे, 3.5 के 2 यूनिट यहाँ पर लगे, और 7 मेगावाट बिजली का यहाँ पर आपका उत्पादन होता है। स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना ये जो सीकासेर बांध है 1995 में। ठीक है, उसके अलावा सोरहुर की बात करोगे तो सोरहुर में सुरुड़ परियोजना है, सुरुड़ बांध है, इसका स्थापना हुआ था 1979 में। और कहाँ है? याद आना, तो ये है कहाँ पर आपका? धमतरी में। ये कहाँ है आपका? धमतरी में। पैरी कहाँ है? तो याद आना ये कहाँ है आपका? गरियाबंद में। कहाँ है आपका? गरियाबंद में। ठीक है, उसके अलावा महानदी में देखोगे तो महानदी क्या है? महानदी में याद आना 4 परियोजना है, RMDG, रुद्री महानदी, सॉरी रुद्री नवागांव, माडमसिल्ली, दुधवा जलाशय, गंगरेल बांध। ओके, है ना, ये रुद्री बना था 1915 में, माडमसिल्ली बना था 1923 में। ओके, और जो दुधवा जो बना था ये बना था 1962 में, और गंगरेल बना था कब आपका? है ना, गंगरेल बना था 1978 में। ठीक है, पूरा कोरोबोचो हो गया, मिटाते हैं इसको। हसदेव को देखते हैं। हसदेव की बात करें ना, तो ये हसदो बांध है, मिनी माता, हसदो मिनी माता बांध बोलते हैं। ये जो है आपका, है ना, 1967 में याद ना जो है इसको बनाए थे। छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सा आपका? ये, इसमें 120 मेगावाट बिजली का संचालन होता है, जिसमें 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगाया गया है। यहाँ पर इसका उत्तर है, यहाँ पर सीकासेर वाला का जो उत्तर है, उत्तर क्या है आपका? डी है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं।
पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये है ना फालतू क्वेश्चन है। पिग्मी क्या है? पिग्मी याद रखना एक छोटे कम हाइट वाले याद रखना, जो कम हाइट के जो आदमी रहते हैं ना, कम हाइट के, है ना, ये लोग हैं। ये कहाँ रहते हैं मुख्य रूप से? आपका ये मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में याद रखना आपका पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को मत मारिएगा, छोड़ दीजिएगा, है ठीक है। ये अगला, विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ये भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। उस समय जब क्वेश्चन आया था 2015 में, व्यापम ने जब पेपर लिया था 2015 में, तो इस समय इसका उत्तर था आपका 33। ओके, तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको नेगलेक्ट करके चलना है। याद रखिएगा पेपर में कौन सा क्वेश्चन को बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? नहीं किया गया ना द्वितीयक क्षेत्र में, तो याद रखना यहाँ पर अगर बोलोगे तो द्वितीयक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो याद रखना जो प्रखनन व उत्खनन है, याद रखना ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कौन सा? आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीयक क्षेत्र के अंदर है कौन सा? निर्माण, विनिर्माण, और कौन सा आएगा आपका? विद्युत। एक चीज याद रखिएगा, खनन उत्खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन याद रखना अगर बोलोगे तो याद रखना ये उद्योग के अंतर्गत आता है ना, जैसे कृषि उद्योग और सेवा होता है ना, तो याद रखना उद्योग के अंतर्गत, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब है ना समझ आया होगा, ठीक। यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन आज लेके डील किए हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन के जो कलेक्शन है वो, ठीक है जी। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।